आप दूर रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के केसेस में जो है वो इजाफा होता जा रहा है और जो टेस्टिंग कैपेसिटी है इसमें भी आपको पता है कि बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। बहुत सारे लैब्स जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर भी रहे हैं, तो बुकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो आपको पता है बढ़ते जा रहे हैं, तो टेस्ट जो है टाइम पे नहीं हो पा रहा। और हॉस्पिटल्स की भी रिक्वायरमेंट ये है कि जब तक आपके पास पीसीआर पॉजिटिव नहीं होगा तो वो आपको आइसोलेशन वार्ड में नहीं रखेंगे या कोरोना जहां ट्रीट होता है उस वार्ड में नहीं रखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस सब सिनेरियो में जो है ईसा लेबॉर्ट्री जो है उसने भी, आपको पता है हमेशा ईसा लेबॉर्ट्री हर जो भी मुल्की खदमात होती हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। इसी तरह इन्होंने ये टेस्टिंग एबिलिटी भी स्टार्ट कर दी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर फरहान ईसा, जो सीईओ हैं, ऑनर हैं ईसा लेबॉर्ट्री के और पैथोलॉजिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम मौजूद हैं जो कंसल्टेंट है पीडियाट्रिक के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। वेलकम बोथ ऑफ यू। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूंगी सर, आपने स्टार्ट कर दिया है पीसीआर। लास्ट टाइम हम इस पर डिस्कस करते आए हैं कि ईसा लेबॉर्ट्री ने अभी तक जो है वो कोविड की टेस्टिंग की सर्विसेज स्टार्ट नहीं की हैं। अभी आपने स्टार्ट कर दिया विद फुल एसओपीज के साथ। तो मुझे पहले इनिशियली बताइएगा कैसे आपके माइंड में आया, या क्या वाकई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और लैब्स नहीं प्रोवाइड कर रही थी? जो हमारी आबादी है कराची में बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, उस पर शायद हम लोग नहीं कोप अप कर पा रहे थे। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। असल में हमारे पास तो पीसीआर टेक्नोलॉजी डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में जो है वो तो 10-15 साल से है, और हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, टीबी और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका पीसीआर ऑलरेडी हो रहा था। हम लोगों ने अभी शुरू के टाइम पे हम लोग ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड थे, क्योंकि वजह थी हमने स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन पेशेंट्स के लिए नहीं कर रहे थे। और वो इसकी वजह ये थी कि हम इसको समझना चाह रहे थे कि जरासीम कैसा है, कि इसकी हम अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें जो कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनको हेल्प करे ट्रीटमेंट्स के अंदर। लेकिन फिर ये हुआ कि CM साहब से भी इनकी मीटिंग हुई और बहुत क्राइसिस थी, और फयाज जतोई साहब इनके जो हैं वो कांटेक्ट पर्सन है, इसके फोकल पर्सन है फॉर कोरोना। और फिर ये बात निकली कि भाई दूसरी लैब्स जो जिनके पास कैपेसिटी है, क्योंकि मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी जो है ना, ये पाकिस्तान में बहुत कम लैब्स हैं जो ये कर सकती हैं, जो बहुत टॉप की लैब्स हैं। तो ज़ाहिर है कराची में बहुत कुछ ही लैब्स हैं जो ये कर सकती थी। तो फिर हमें इसमें बढ़ चढ़ के एज ए नेशनल कॉज हम एंटर हुए हैं कि इसको सपोर्ट करें। अपनी गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन डेफिनेटली आबादी बहुत ज़्यादा है और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बहुत कम है, तो सबको पार्ट लेना बहुत ज़रूरी था। तो हमारा बेसिकली मेन नज़्बुल ऐन तो यही था कि हम इसमें इसलिए पार्टिसिपेट करें क्योंकि ये नेशनल क्राइसिस है और हम अपना इसमें कदम बढ़ाते चले जाएं। साथ साथ के 2-3 टेस्ट और भी हैं। जो भी टेस्ट अब अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, जो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, जो अमेरिका में और जो डेवलप कंट्रीज़ में हो रहे हैं, वो भी अब ईसा लैब्स प्रोवाइड कर रही है। होम सर्विस हमने इसलिए स्टार्ट करी इन लोगों की जो सूट्स के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ और प्रॉपर उसके SOPs और PPEs के साथ। उसका रीज़न ये था कि ये पेशेंट बीमार होते हैं और ये बाहर ना निकलें और दूसरों को इन्फेक्ट ना कर दें इस प्रोसेस के अंदर कि वो आएँ। हालांकि हम अपनी लैब्स में भी एक सेपरेट प्लेसेस, सब सारी लैब्स में एक अलग बनाई हुई है डेजिग्नेटेड। अगर कोई आता है तो वो नॉर्मल पेशेंट्स अलग हैं और ये दूसरी जगह पे जाते हैं, बिल्कुल कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि उनको घर से कलेक्ट कर लें और ये कि उनको बाहर ना निकलना पड़े। कुछ बहुत बीमार हैं यहाँ, तो देखें ना, जब टेस्ट कब कराता है इंसान, सिर्फ कोरोना की बात नहीं। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ लीडिंग पीडियाट्रिशियन है पूरे पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ, और ये बताएंगे कि लोग जब डॉक्टर के पास आते हैं, टेस्ट तो दूर की बात है, जब डॉक्टर के पास आते हैं, जब कंडीशन जो है ना वो उनकी जो है वो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है और उसकी वजह से फिर चैलेंजेस भी ज़्यादा आते हैं। तो आई थिंक कि आज आपके प्रोग्राम, आप बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करती हैं, इसमें बहुत ज़रूरत होनी चाहिए, आगाही होनी चाहिए सेहत के बारे में, साइन सिम्टम्स के बारे में, और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये भी नहीं कि फ़ौरन चले जाएं, लेकिन बहुत सारी कुछ तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको मालूम होना चाहिए। ख़ासतौर पर जब एज एडवांस हो रही होती है तो ऐसी, और ये छोटे बच्चे हैं, दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, कि जब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और हम ये नहीं करते हैं और फिर इसी के लिए चैलेंजेस आते हैं। फिर
जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं और फिर वो रैनसैक भी करते हैं, तोड़ते भी हैं, कहते हैं अभी तो ठीक थे। भाई आपको तो ठीक लग रहे हैं लेकिन आपको अंदर का हाल तो नहीं पता, वो तो डॉक्टर को पता होता है क्योंकि वो इतने साल उसने पढ़ा होता है। मैं समझता हूँ डॉक्टर इब्राहिम ने कंसल्टेंट बनने के लिए कोई मेडिकल के बाद 10-15 साल तो और पढ़ा होगा और चीज़ें करी होंगी और एक्सपीरियंस होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमारे मुआशरे में आगाही होनी बहुत ज़रूरी है। और तो ये मैं बस आपसे गुजारिश करता चलूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, आगाही और टेस्ट्स। अब आज देखें ना, लोग कहते थे यार हमारे तो डॉक्टर साहब जी नब्ज देख के इलाज करते थे। भाई वो टाइम्स नहीं है, अब हज़ारों किस्म की बीमारियां आ गई हैं। पहले डेंगू नहीं था, चिकनगुनिया नहीं था, टाइफॉइड नहीं था, ये जो फ्लू के डिफरेंट टाइप्स आ गए, कोरोना नहीं था। अब देखें ना, आप सबको अंदाजा हो गया कि डायग्नोस्टिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। डायग्नोस्टिक्स सिर्फ इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि आप ट्रीटमेंट करके लिए आपको एक डायग्नोसिस हो जाए, ये प्रिवेंशन के लिए भी है कि बीमारी होने से पहले बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं दिल के, हार्ट के लिवर के, किडनी के, जो आप सालाना कराएं जिससे आपको आगाही हो कि जो है वो क्या बीमारियां होने के चांसेस हैं। ख़ासतौर पे शुगर का हो गया तो चिकनाई खून में है तो। अच्छा, तीसरी चीज़ है डायग्नोस्टिक्स इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये मॉनिटर करती है। जैसे आप कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, डॉक्टर इब्राहिम सेकंड करेंगे कि जब ट्रीटमेंट पेशेंट की डायग्नोसिस हो जाती है और उसको ठीक कर रहे होते हैं तो देखने में तो इंसान वैसे का वैसे ही होता है, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स अंदर के होते हैं, जिस तरह पेट्रोल की एक सुई होती है ना, कि जैसे सुई अगर एम्प्टी की तरफ जा रही है तो आपको पता है कि पेट्रोल जो है वो गाड़ी देखने में तो नहीं बताएगी कि पेट्रोल कितना है या उसके अंदर ऑयल कितना है, बिल्कुल सर, के हीट अप कितना हो रहा है। मॉनिटरिंग करने के लिए भी जो है ना वो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मुझे बताइएगा कि आप पीडियाट्रिक सर्जन फिजिशियन भी हैं और दूसरा जो है वो आप एस्थमा, एलर्जी और रेस्पिरेटरी के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी आपकी स्पेशलाइजेशन है। लोगों का कहना यह है कि पीसीआर हम ना करवाएं, डायरेक्टली हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आई गेस तो अब तो टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, ईसा लेबॉर्ट्री ने भी स्टार्ट किया है, मुख्तलिफ और भी निजी लैब्स हैं जिन्होंने ये टेस्टिंग कैपेसिटी स्टार्ट की हुई है, कोई ये जो टेस्ट है वो करना शुरू कर दिया। पीसीआर करवाने का फायदा क्या है? क्योंकि देखिए अब जो हमारे पास एक तो हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बड़े हॉस्पिटल्स जहां पर वेंटिलेटर्स हैं, रेस्पिरेटरी की जितनी भी इमरजेंसी के लिए आपके पास क्रश के लिए जो भी सहूलियात फराहम कर रहे हैं उनके पास एक तो जगह नहीं है और उनकी शर्त यह है कि आपके पास अगर पीसीआर पॉजिटिव होगा तो ही हम लोग आपको स्पेस देंगे और पीसीआर आने के लिए 24 आवर तो रिक्वायरमेंट होती ही है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या वो लोग जिनको सिम्टम्स नहीं है उनको भी पीसीआर करवाना चाहिए या तो फिर जो एक्सपोज हुए हैं वो भी करवाएं? क्योंकि लोगों के अंदर ये खौफ और हरास भी है कि आया कि अगर हम पॉजिटिव आ गए तो ये भी मसला होगा, पूरी फैमिली को हमारे टेस्ट करवाना पड़ेगा, हमारा रिकॉर्ड चला जाएगा। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक हमारे लिए एक और बड़ा मसला है। मेरे रिसेंटली कुछ कोलिग्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका पीसीआर नहीं हुआ था पर सिम्टम्स बहुत पीक पर थे। उनके लिए प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आ गई कि पीसीआर नहीं था तो हॉस्पिटल में बेड लेना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। देखें, फरहान भाई ने बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ आपको बताई कि किस तरह एक लैब और एक फिजिशियन का ताल्लुक बनता है। लैब और फिजिशियन का ताल्लुक बहुत एक गहरा ताल्लुक है। कहते हैं ना कि इट्स एन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मिलके एक पॉजिटिव बनता है। एक पेशेंट आता है फीवर के साथ और माइल्ड सा फ्लू है या कफ है या इसको एक कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम डॉक्टर्स को एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए कंसल्टेंट हम लोगों को समझा रहे होते हैं और डॉक्टर्स को प्रिपेयर करते हैं कि यार पहले एक पेशेंट आया है, उसको आप पहले ये डायग्नोस करें, इसको डिफरेंशिएट करें कि आया ये वायरल है या बैक्टीरियल है। पहले तो आप तुक्के में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जितने भी कुछ अताई डॉक्टर्स हैं या कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो आगे की तरफ बढ़ के पढ़ते नहीं हैं। जैसे फरहान भाई ने कहा कि कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे जो इलाज वाले जो तरीका था वो नफ्स देख के जो है वो कर लेते थे, लेकिन अब डॉक्टर्स ये जो पुराने जो ज़माने के अभी भी डॉक्टर्स हैं वो भी अभी उस की तरफ रागिब नहीं है कि आपको किस तरह लेके चलना है। कुछ फीवर्स बहुत पुराना चल रहा है तो आपको ब्लड जो सीबीसी है, सीआरपी है, नए नए टेस्ट आ रहे हैं इन्फेक्शंस के देखने के लिए, ब्लड कल्चर्स हैं जो आप टाइफॉइड को देख रहे हो। तो यानी पहले तो आपको बैक्टीरियल और वायरल को डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। आपने यहाँ पे वायरल और बैक्टीरियल को डिफरेंशिएट किया, फिर आपने सिम्टम्स देखे कि आया कि वो टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है। फिर अगर वो पेशेंट टॉक्सिक है तो आपने बैक्टीरियल की तरफ जाके उसको टेस्ट करवाया और आपने उस तरह ट्रीट किया। अब आ जाए
वायरल है तो आपको वायरल की तरफ जाना है। अब उसके सिम्टम्स देखना है। आपके सिम्टम्स में अगर वो कोरोना के साइड पे आ रहे हैं या फ्लू के साइड पे आ रहे हैं या कोई और भी वायरल इन्फेक्शन की तरफ आ रहे हैं तो आपने उस टेस्ट की तरफ जाना है। अब आपके सवाल पे आया पीसीआर। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो एक स्पेशल टेस्ट होता है जो आप नाक के जरिए और मुंह के जरिए करते हैं। हमारे स्वैब्स लेते हैं, नाक के नेजल स्वैब्स लेते हैं और वहाँ पे जो इन्फेक्शन का रेशो होता है कि वो वहाँ पे हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे गले में और हमारे नाक के ऊपर के साइनसेस वाले एरिया में। उसका तरीका ये है कि आपने वो पहले कराना है। लेकिन अब मसला ये है कि जैसे फरहान भाई ने बताया कि लोग करते क्या हैं कि आप जिनकी काउंसलिंग 15-15 मिनट की आप क्लिनिक में कर रहे हैं, अगर फ़ोन आ रहा है तो आप उनको काउंसलिंग में ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप ये टेस्ट की तरफ चले जाएं, तो वो आपको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे निस्बतन कि आप उनको कोविड की तरफ रागिब कर लें, क्योंकि आपके भी एक डॉक्टर है, आपका भी वक्त की एक इम्पॉर्टेंस होती है। तो बहुत सारे डॉक्टर को ये एक परेशानी दुश्वारी आ रही है कि पेशेंट्स फ़ोन कर रहे हैं, पेशेंट्स क्लिनिक में आ रहे हैं, उनको कन्विंस किया जा रहा है लेकिन वो उस तरफ रागिब नहीं हो रहे हैं कि आप पीसीआर की तरफ जाएं, क्योंकि आपके पीसीआर की अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद आपके जो भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको आपको आगे की तरफ प्लान अप्स करना है। प्लान अप में पहले है आइसोलेशन और क्वारंटाइन एरिया। आइसोलेशन मीन्स कि आप अपने घर में रहें, अगर बड़ा घर है तो आप बड़े घर में रह गए अपने रूम में। हो सकता है कि आपको फैसिलिटी बाहर की जाए कि आप बाहर ना निकलें और अंदर भी ना आए कोई। और आइसोलेशन सेंटर्स जो बने हुए हैं, जो क्वारंटाइन एरियाज हैं, उसमें आप रहने के लिए अगर आपका छोटा घर है तो वहाँ चले जाएं। अगर आपकी ज़्यादा तबीयत खराब है तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा इंटेंसिव केयर आपको एंटरटेन कर सकता है या कहाँ जगह है। प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि देखें, प्लेस आपने जैसे कहा कि आजकल प्लेस नहीं है, प्लेस नहीं है, इसका बेटर ये है कि यू स्टे एट होम, स्टे सेफ, निस्बतन का आप लोगों में जा रहे हैं और इन्फेक्टेड हो जाएं। अब आ जाए नेक्स्ट टेस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ईजीएस्ट वे में किया और कंपनीज ईसा लैब से भी करवा रही है। अब जो नया इन्होंने टेस्ट स्टार्ट किया है दैट इज एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट में जो होता है वो होता है आईजीएम और आईजीजी। अब आईजीएम और आईजीजी में दो डिफरेंस हैं। अभी आईजीएम क्या होता है, आपके रिसेंट इन्फेक्शन को डायग्नोस कर रहा होता है और आईजीजी आपके पुराने इन्फेक्शन को डायग्नोस करता है। आया कि कोरोना कोविड-19 से आप आईजीजी पॉजिटिव हो गए हैं, अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं या आपने कोविड यानी कोरोना के शेप का कोई भी इन्फेक्शन सार्स या मार्च से लेके आप इस जमाने में आ गए हैं, हो सकता है वो एंटीबॉडीज आईजीजी अगर उस शेप की मौजूद हैं तो कहा जाता है WHO की तरफ से कि आप एक सेफेस्ट जोन में हैं। अगर आप अब वो एंटीबॉडीज लेके अगर आप बाहर की तरफ जा भी रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन अटैक ना करें और आप सेफेस्ट तौर पे आप मार्केट में घूम भी रहे हैं तो आप इजीली काम भी कर सकते हैं और इजीली जो है ट्रैवल कर सकते हैं और इजीली अपने कारोबार को खोल सकते हैं। ठीक है। तो ईसा लैब की तरफ से जो ये जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं और ये जो डायग्नोसिस हो रही है कौन सी आईजीजी एंटीबॉडीज और आईजीएम एंटीबॉडीज जो किट की सूरत में की जा रही है, शायद वो एलाइजा पे नहीं की जा रही हैं, वो किट की सूरत में की जा रही हैं। ठीक है। उसमें आपको ये फायदा होगा कि आपके आईजीजी लेवल जो हैं वो कराने से आप सेफेस्ट साइड पे बहुत सारे लोगों को बाहर की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। सर मुझे एक और आपसे सवाल पूछना है, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनका पीसीआर नेगेटिव आ जाता है पर आईजीएम शोज द रीसेंट इन्फेक्शन। आप पैथोलॉजिस्ट भी हैं, पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी भी हैं, तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि अगर आपका पीसीआर नेगेटिव आ गया है पर आपका आईजीएम पॉजिटिव आ गया है तो इसका क्या रीजन हो सकता है। दूसरी बात मुझे आप ये बताइएगा कि ईसा लेबोरेटरी जो है वो कहाँ जो है वो ये होम सर्विसेज कौन कौन से, क्योंकि आपने जोन बनाए हुए हैं, जाहिर सी बात है आपके पूरे सिटी के अंदर, इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी आपने बहुत सारी ब्रांचेस अपने ओपन की हुई हैं, तो किस तरीके से अगर कोई इस फैसिलिटी से मुस्तफीद होना चाहता है तो कैसे आपसे रब्ता कर सकता है, किस तरह आप लोगों तक अप्रोच कर सकता है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। पहली चीज़
जो है वो, मैं आपको लास्ट सवाल पहले बोल देता हूँ कि हमारा यूएएन नंबर है 111786 तो उस पर अगर कांटेक्ट करेंगे तो हमारी होम सर्विस उनको मिल सकती है। ठीक है। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा थोड़ा सा इसमें, जो बहुत अच्छा डॉक्टर इब्राहिम ने समझाया, क्योंकि सारे ये तो पेशेंट्स को डील करते हैं और माशाल्लाह इस वक्त मैं देख रहा हूँ जो छोटे बच्चों में जो आईसीयू में रखना, और जो भी आईसीयूज में नहीं रखते ना लोग, हॉस्पिटल आजकल जो है वो सोचते हैं यार ये मर ना जाए पेशेंट। भाई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में अगर सीरियस है तो अगर हॉस्पिटल उसको नहीं रखेंगे तो कहाँ जाएगा? तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इनके ताहिर मेडिकल सेंटर को भी और डॉक्टर इब्राहिम को भी कि ये हर क्रिटिकल पेशेंट जो दूसरे नहीं ले रहे होते उसको लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और माशाल्लाह बड़े अच्छे सक्सेस रेट से उसका इलाज भी करते हैं। अब आपका एक 2-3 सवाल आ गया, तो बेसिकली 3 तरह के टेस्ट हैं हमारे पास। एक टेस्ट हो गया हमारा जो है वो पीसीआर की बात हो गई, जो नेजल स्वैब से लिया जाता है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। दूसरा जो डॉक्टर इब्राहिम ने बताया आईजीएम और आईजीजी का, और एक तीसरा टेस्ट भी है जो टोटल एंटीबॉडी का है, जो एफडीए अप्रूव्ड अमेरिका में और दुनिया में हो रहा है। वो भी पाकिस्तान में कुछ लैब्स हैं 3-4 जिनमें हो रहा है, उसमें ईसा लैब भी। सर उसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताएगा जो आप कह रहे हैं कि जी, ये तीसरा टेस्ट है ना, ये टोटल एंटीबॉडी को चेक करता है। एंटीबॉडी आईजीएम और आईजीजी को फर्क नहीं करता, ये टोटल को सिलेक्ट करता है, और ये जो है ये मेजर तौर पे स्क्रीनिंग पर्पसेस में और ये जो है कम्युनिटी की हर्ड इम्यूनिटी देखने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट होता है। इसमें क्या फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव वाला कोई चक्कर होता है? चीजें बताता हूँ आपको। देखिए पीसीआर जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉपर टेस्ट है, लेकिन कोई भी टेस्ट जो है वो असल में 100% नहीं होता, सबकी कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं। पीसीआर में ये है कि अगर आज ही कोई एक्सपोज्ड हुआ और 3-4 घंटे में उसने टेस्ट करा लिया तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि उस वक्त वो वायरसेस जो हैं वो इतने स्टैब्लिश नहीं हुए होते उसके नेजोफेरिंक्स के अंदर। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर स्वैब लेने में डिफ़िकल्टी हुई, कुछ लोगों के जब नाक में स्वैब डालते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पीछे लेके जाना होता है, तो वो बहुत हिल रहे होते हैं, और वो मतलब परेशान तो हर एक होता है, लेकिन वो सैंपल अगर सही से कलेक्ट नहीं हो। आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडीज, ये जो भी दोनों एंटीबॉडीज टेस्ट हैं, ये जो है वो ये तकरीबन समझे 7 दिन के बाद से आना शुरू होते हैं। ये शुरू से डे 1 को नहीं होते, तो 1 हफ्ते के बाद से ये एंटीबॉडी टेस्ट कोई 8 दिन 10 दिन डिपेंडिंग के इंसान की इम्यूनिटी कैसी है और उसके हिसाब से आते हैं। तो ये तो शुरू का 1 हफ्ते में, तो यानी कि अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट कोई कराएगा तो आप वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है, कि पेशेंट में भी एंटीबॉडीज जो कुव्वत मुदाफियत बनी ही नहीं है, तो वो नजर भी नहीं आ रही उसके अंदर, तो इसलिए वो भी नेगेटिव आने के चांसेस ठीक है सर, तीसरे वाले टेस्ट के बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूंगी। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर हम बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की, जो आपने तीसरी टेस्ट के बारे में बताया था कि एक तीसरा टेस्ट भी है जो एफडीए अप्रूव भी है, और वो कराची या पाकिस्तान में कुछ लैब्स ही कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा। वो जो वो टोटल एंटीबॉडी टेस्ट है वो आईजीएम आईजीजी को फ़र्क नहीं करता, लेकिन वो अलाइजा बेस्ड मशीन के ऊपर होता है। तो मशीन पे जो टेस्ट हैं वो ज़ाहिर है बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो काफ़ी बड़ी मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो टॉप ऑफ द लाइन एनालाइजर्स हैं। तो ये जो है वो ये जो है हर जगह पे पॉपुलर हो रहे हैं, और ये जो है ना, इस देखिए हर टेस्ट की अपनी सिग्निफिकेंस है। ये वाले टेस्ट की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स का कोई ना कोई कोरोना से या तो वो ताल्लुक़ रह चुका है, या तो वो ठीक हो चुका है, या अभी सफ़र कर रहा है, दोनों चीज़ें। तो फिर जैसे 100 में किया, 100 में से 5 लोग आ गए जिनमें वो एंटीबॉडी टेस्ट आ गया पॉजिटिव, तो फिर उसका फिर कंफर्म पीसीआर से करा लिया जाएगा, इसके बजाय कि सबका किया जा सके, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी बहुत कम है पीसीआर के मुकाबले में। तीसरी चीज़ ये आती है आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडीज़ की, जो एक और बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि जब आईजीएम पॉजिटिव आ रहा होता है तो इन्फेक्शन है, जैसे डॉक्टर इब्राहिम ने कहा, आपने कहा, और अगर आईजीएम नेगेटिव आ रहा है और आईजीजी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट ठीक हो चुका है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इससे सिग्निफिकेंस हम ये भी देख सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी कितनी हो रही है हमारी पॉपुलेशन में। हर्ड इम्यूनिटी ये कि अगर 60 to 70% लोग रिकवर कर चुके हैं तो बाकी के जो है उनको इन्फेक्शन से बचाव हो जाता है। यूजुअली ये वैक्सीनेशन के थ्रू किया जाता है वैसे तो अमूमन। दूसरी चीज़ ये आती है कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए भी यूज़ हो सकता है, कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, क्योंकि आजकल जो है
ट्रायल्स हो रहे हैं और अब तो हर जगह पे ये अप्रूव भी हो गया है, और कराची में भी NIBD में प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी और दूसरे लोग इसको कर रहे हैं, जिसमें जो है वो जो लोग ठीक हो गए हैं उनका प्लाज्मा निकाला जाता है और क्रिटिकल पेशेंट्स को लगाया जाता है, और इसके बड़े खातिर ख्वाह रिजल्ट निकल रहे हैं। बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग इससे रिकवर हो चुके हैं कि प्लीज़ अपना जो प्लाज्मा है वो डोनेट करें। NIBD भी एक इदारा है, और या जो भी इदारा ऐसा है जिसमें आप डोनेट करना चाहते हैं कि वो लोगों की जान बचा सके। आप पता है ना कि ऐसी तोहफा या अल्लाह को खुश करने की रजा की खातिर ऐसी क्या चीज़ हो सकती है कि आप इंसानी जान को बचा सकें। बिल्कुल सर आप जो है एक आगाही मुहिम भी चला रहे हैं, उसके बारे में भी ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएगा। हम एक क्लिप भी चला देंगे जो सर एक आगाही की मुहिम भी चला रहे हैं, देखते हैं कि किस तरह सर जो है लोगों को अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। आगाही इब्तदा है सेहतमंद जिंदगी की, आगाही भरोसा है, आगाही जरूरत है शिफामंद और खुशहाल जिंदगी की। डॉक्टर ईसा लैब का मकसद है आपको दुरुस्त मालूमात फराहम करना, आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए आपकी सेहत के मुताबिक फैसले करना, आपकी और आपके डॉक्टर्स की रहनुमाई करना, क्योंकि हम जानते हैं सेहत के मामले में आगाही जरूरी है। डॉक्टर ईसा लैब, योर हेल्थ पार्टनर। हमने देखा कि सर आपकी वीडियो भी हमने चलाई है कि किस तरह आप लोगों को जो है वो आगाही प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ईसा लेबॉर्ट्री वैसे भी जो है हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ काम करना हो या आपके अपनी पर्सनल काम करना हो, हर जगह पर जो है वो काफ़ी आप लोग मुल्क का साथ दे रहे हैं। पर ये जो मुहिम है इसमें भी काफ़ी जो है हमने देखा कि आपने लोगों को अवेयरनेस पहुँचाई। इसके बारे में थोड़ा सा आप अपने खुद भी बताइएगा, बजात खुद भी इस चीज़ को ब्रीफ करिएगा। देखिए, हम ये समझते हैं कि चाहे मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ और जो बहुत सारे डॉक्टर्स हम चाहते हैं कि लोग बीमार ही ना पड़े और प्रिवेंशन के ऊपर काम हो। और प्रिवेंशन के ऊपर काम होने के लिए भी कहते भी हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उसके लिए आगाही होना बहुत ज़रूरी है। आगाही बीमारियों के बारे में, आगाही अपने सेहत के बारे में, आगाही खाना कौन सा खाना चाहिए, आगाही किस तरह से अपने इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, आगाही इससे कि एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं इंसान के जिस्म को, आगाही के बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए या कद में लंबा होने के लिए या स्ट्रॉन्ग होने के लिए, आगाही प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए कि उनके बच्चे कैसे हेल्दी पैदा हों और वो भी हेल्दी रहें बच्चे की डिलीवरी के बाद, आगाही जो है ओल्ड एज में कि कैसे ओल्ड एज को एक्सेप्ट किया जाए और उसमें क्वालिटी लाइफ लीड कर जा सके, आगाही कि कैसे हम एक अच्छे मुल्क के फ़र्द बन सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर हेल्थ की आगाही नहीं होगी, सेहत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। ना एंजॉयमेंट हो सकती है, ना काम हो सकता है, ना जो है वो मुल्क की खिदमत हो सकती है। सर, तो बेसिकली आगाही जो है हम लोग इसकी ये कैंपेन भी हर तरह से चला रहे हैं। और ये कोरोना के बारे में भी हमने बहुत आगाही के प्रोग्राम्स किए, बहुत सारे। तो डॉक्टर इब्राहिम के साथ भी कि लोगों में, पुलिस में, फ्रंट लाइन वर्कर्स को हमने, रेंजर्स हो गई, इनको पहले हमने हेल्प की। क्योंकि जो लोग डॉक्टर्स एंड नर्सेज या इवन जो स्वीपर्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे कि मीडिया चैनल्स वाले जिनका जो पूरे वक्त अवेयरनेस करते गए। मैं तो आप लोगों को थैंक यू भी कहूँगा, क्योंकि अगर मीडिया इतनी अवेयरनेस नहीं करता तो डॉक्टर्स और के पास पहले ही बहुत बड़ा बर्डन है और वेंटिलेटर्स पहले ही बहुत शॉर्टेज है हमारे पास, तो ये तो बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाती है। बिल्कुल सही सर। वेंटिलेटर्स से सवाल आया कि आपकी स्पेशलिटी फिर रिस्पिरेटरी की है, आप एस्थमा के अंदर और जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस है उसके अंदर भी आपकी एक्सपर्टीज़ है। वेंटिलेटर्स का कितना फुकदान है और खुदा न ख्वास जिस तरह के हालात हो गए हैं और जिस तरह बेड्स नहीं मिल रहे, अल्लाह ना करे ये जो है वो केसेस में और मज़ीद इजाफा होता चला जा भी रहा है और बढ़ता गया तो क्या नुकसान हो सकता है हमारा? देखें फलक, प्रॉब्लम हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स का नहीं है, हमारे यहाँ है आगाही का। जैसे फरहान भाई ने बताया, आगाही स्टार्ट होती है क्लास प्री नर्सरी से और वहाँ से टीचिंग का निज़ाम शुरू होता है। अगर ईसा लैब ने एक आगाही का प्रोग्राम शुरू किया है तो मैं फरहान भाई से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आगाही का प्रोग्राम हम तो कर रहे हैं, यानी डॉक्टर्स,
आप लोग, सोशल नेटवर्क, हर चीज़, लेकिन जो तालीम का मयार है, जब वहाँ से अगर हेल्थ सिस्टम बेहतर कर दिया जाए, वहाँ से एजुकेशन लेवल, लोगों को ये बताया जाए कि आगाही है क्या चीज़, तब जाके हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रॉपर कर सकते हैं। आज है फिर दोबारा आपके वेंटिलेटर्स का, वेंटिलेटर्स इज़ नॉट ए इशू। वेंटिलेटर आज नहीं, मैं 5000 वेंटिलेटर्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। नो डाउट इस क्राइसिस के दरमियान में हमने हमारे स्टूडेंट्स, जो इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, सल्यूट टू देम कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट तैयार किए जिनसे एक एक वेंटिलेटर पे 9 पेशेंट्स को हम डाल के ट्रीट कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज द फैसिलिटेटर्स। फैसिलिटेटर्स कौन है? फैसिलिटेटर्स हमारे स्टाफ हैं। देखिए, हमारे स्टाफ में वो शिद्दत और वो ट्रेनिंग्स नहीं है जो हम इस वायरसेस को ट्रीट कर सकें, क्योंकि इस वायरसेस को ट्रीट करने के लिए हमें इतनी क्योंकि ये कोरोना एक नया वायरस है। सर, आपसे इस बारे में कंटिन्यू करते हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। अहमद अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं अहमद अली बात कर रहा हूँ। जी बोलें, क्या सवाल करना चाहेंगे? मतलब था कि मैंने अभी एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, तो वहाँ पे मुझे कोरोना वायरस टेस्ट के लिए जो है रिकमेंड किया है, तो इसके लिए मुझे आप क्या सजेस्ट करेंगे, कहाँ से कराना है, किस तरीके से, क्या? वहाँ पे ब्रांच में सर किसी को हो गया था, तो इस वजह से सबको बोला है, तो मुझे भी बोला टेस्ट कराना। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इनके ब्रांच में कुछ हुआ है, टेस्टिंग के लिए पूछ रहे थे कि टेस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो टेस्ट करने के लिए तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए कि टेस्ट कराना चाहिए कि भी नहीं चाहिए। मैं तो हर एक को कहता हूँ कि देखें, सिवाय जो आपके एनुअल चेकअप्स होते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब भी कोई टेस्ट कराने से पहले जो भी आपका कोई मुस्तनद डॉक्टर है, अताई डॉक्टर नहीं, मुस्तनद डॉक्टर से हमेशा एडवाइस लें कि टेस्ट कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए। अगर वो एडवाइस करता है तो फिर डेफिनेटली कराने चाहिए, और डेफिनेटली उसमें ईसा लैब इज़ वन ऑफ द टॉप ऑप्शंस। लेकिन हमेशा पहले जो है वो डॉक्टर से एडवाइस लें, फिर एक वो आपको एडवाइस करेगा कि कौन सी चीज़ करानी चाहिए। कभी कभार लोग जो है ना खुद से जाके टेस्ट करा लेते हैं, उसमें भी फिर डॉक्टर को कुछ और टेस्ट चाहिए होते हैं, तो हमेशा मुनासिब तो मैं यही राय दूंगा इनको। ठीक है सर। पर सर पीसीआर, मेरे ख्याल से डॉक्टर इब्राहिम आपसे सवाल है, पीसीआर आई गेस तो हम सबको कराना चाहिए एक जिम्मेदार शहरी होने के खातिर, क्योंकि सर से बहुत सारे एक साथ प्रोग्राम किए हैं, सर ने हमेशा इस बात की आगाही प्रोवाइड की है कि हम यंगस्टर्स जो हैं उसमें सिम्टम्स आते ही नहीं हैं ऑलमोस्ट। आपके 60% टू 30% लोगों के अंदर, तो 30% लोगों में तो आपके सिम्टम्स ही नहीं आएंगे। इफ़ वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, अगर हम एक जिम्मेदार शहरी हैं, तो क्या हमें, अगर इतना एक्सपोज हो रहे हैं हम लोग, बहुत मतलब मैं एज अ मीडिया पर्सन या फिर एक डॉक्टर, हॉस्पिटल्स में मेरा एक्सपोजर है, तो मेरे अलावा भी जो लोग इन सब चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं, तो क्या उनको पीसीआर करवाना चाहिए वक्तन फवक्तन, क्योंकि और लोगों को भी तो आप ये बीमारी ट्रांसमिट कर सकते हैं? देखें, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। हर पेशेंट को आप पीसीआर नहीं करा सकते, क्योंकि कोविड का एक लिस्ट है, हर हॉस्पिटल के पास एक लिस्ट है, जैसे ईसा लैब के पास भी एक लिस्ट है, हमारे पास भी एक लिस्ट है, और उस क्राइटेरिया पे इतने पॉइंट्स आने चाहिए एज ए मेडिकल। 13 पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंट में से अगर आपके 9 पॉइंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, देन यू विल गो टूवर्ड्स द पीसीआर टेस्ट। अगर वो पॉइंट्स कम हैं, 2 to 6 हैं, तो आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराना है। ठीक है। अब जो लाइव कॉलर का जो सवाल था, उनका सवाल का जो आंसर मैं ये देता हूँ कि ये आजकल हर कंपनी, जो बड़ी बड़ी जो हुकूमत सिंध ने या हुकूमत पाकिस्तान ने जो फैसिलिटी की है, वो एक बहुत बेसिक टेस्ट स्टार्ट की है, जो ईसा लैब भी कर रही है। उसमें यह है कि आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराना है, और इसमें हर एक को पीसीआर की तरफ नहीं जाना। पीसीआर इज ओनली फॉर दैट पेशेंट्स जिसकी साइंस एंड सिम्टम्स आर पॉजिटिव। अगर आपको प्रोफाइलिक टेस्ट कराना है, अगर आप कांटेक्ट में आ गए हैं, अगर आप कांटेक्ट में आ गए हैं, और अगर आपको किसी से लग गया है, या आप को माइल्ड सिम्टम्स है, बिल्कुल अगर हल्की सी खांसी है, या आपकी शक व शुबात की वजह से अगर आपका कंसल्टेंट कह रहा है कि आप वो टेस्ट करा लें, तो देन यू हैव टू गो फॉर टुवर्ड्स द IgG IgM एंटीबॉडीज की तरफ आप जाएंगे, या एंटीबॉडीज जो फरहान भाई ने बताई वो एंटीबॉडीज कराएंगे, जो फुल कवरेज ऑफ एंटीबॉडीज का टेस्ट आप कराएंगे। अदरवाइज आपको पीसीआर हर पेशेंट का नहीं। ठीक है सर, एक और दूसरी बात मुझे ये बताएं, अगर कोई पेशेंट बहुत सीवियरली यानी कि बहुत सिक है,
कोविड अगर उसके ऊपर बुरे तरीके से आरडीएस की फॉर्म अख्तियार कर गया है या फिर वो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में लेकर गया है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होना चाहिए? क्योंकि सर से भी मेरी पहले बहुत डिस्कशन हो चुकी है, प्लाज्मा थेरेपी जो है वो हर किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं होती है, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसको जो है वो बीट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में बताइएगा कि अगर कोई पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आया हॉस्पिटल में, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम जो है पैंडेमिक है, पहले तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इस चीज़ को देख रहे हैं, तो फैमिलीज भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो थोड़ी गाइडेंस के लिए जो है मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। पर इसके बारे में डिटेल में पूछूंगी, एक ब्रेक की चार्ज चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की, कि अगर कोई पेशेंट जो है वो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है, फैमिलीज के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरह जो अपने पेशेंट को सेव कर सकते हैं, डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि किस तरह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हमें अप्रोच करना चाहिए। जी सर। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये, और पेशेंट्स के लिए या घर की गाइडेंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो आप घर में कुछ चीज़ें ले के रख सकते हैं प्रोफाइटली। तो देखिए, ये पैंडेमिक सिचुएशन में किसी के घर में किसी के रिश्तेदार को कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आप कुछ चीज़ें घर पे लेके रखें। एक तो जो मॉनिटर्स होते हैं, छोटे मॉनिटर्स, फिंगर प्रोब्स होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन आप देख सकते हैं। अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब है, आपको लग रहा है कि यार मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या आपका डॉक्टर कहता है कि आपको ऑक्सीजन किस वक्त हमें चेक करनी है? सैचुरेशन का मोबिलाइजेशन पे करना है या सोने के बाद उठ के करना है, किस वक्त? क्योंकि सम टाइम कुछ पेशेंट होते हैं सीओपीडीएन भी होते हैं, दैट्स स्मोकर्स, प्रीवियस स्मोकर, स्मोकर, उसके अलावा और भी जो आपकी इंटरस्टिशियस लंग डिजीज हैं, डिफरेंट तरह की लंग डिजीज हैं, उसमें तो आपको ऑब्वियसली बात है, जब आपकी 50 क्रॉस एज होती है तो आप एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट आप लोगों को यही हम बताते हैं कि आप अपनी रेस्पिरेशन को, अपनी सैचुरेशन को आप मॉनिटर करते रहें। तो किस वक्त सर करनी चाहिए? देखिए, मेन तो ये है कि जब भी आपको फील हो कि आपको अंदर से डिस्निया फील हो रहा है, डिस्निया फील हो रहा है, ऐसे सांस, व्हेन यू फील दैट के आपको बड़ा जोर लगा के आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी अंदर कम जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो आपका मतलब है कि इसमें आपकी ऑक्सीजन की लेवल जो है नीचे कम हो रही है। आपने वो प्रोब जब लगाया, तो प्रोब इज अ रेज, बेसिकली रेड और ग्रीन सिग्नल्स जो हैं आपके ऊपर नीचे पे आके। अच्छा सर, प्रोब में सॉरी टू इंटरप्ट यू दैट कि कुछ लोगों के अंदर प्रोब सैचुरेशन में भी प्रॉब्लम होता है, सम नेल पेंट्स की वजह से भी हो सकता है, कुछ आपके हाथों पे आपके कोई ऑइंटमेंट्स हैं उसकी वजह से भी प्रोब आपको नहीं कर सकता, तो उसका क्या हल होना चाहिए? पहले तो आपको नेल पॉलिश होती है वो नहीं लगानी होती है, तो आपने प्लेन क्लियर आपने अच्छी तरह इसको स्प्रिट साफ से साफ कर लिया और उसके बाद अपनी प्रोब लगा दी। छोटी सी प्रोब मिलती है, बहुत महंगी नहीं है, कुछ 2-2.5 हज़ार रुपए की प्रोब होती है। एक तो वो आपको घर पे रखनी है और उसको आपको मॉनिटर चेक करते रहना है। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको पैनिक नहीं होना। पहले तो ये है कि डोंट बी पैनिक, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें जो हमने हर वक्त बता रहे हैं कि आइसोलेट योरसेल्फ, स्टे सेफ एट होम, आपने मास्क पहनना है, आपने हैंड सैनिटाइज करना है, दूर रहना है लोगों से। अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने ये छोटी सी प्रोब आपने घर पे रखनी है। मेरी मशवरा ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स छोटे मिलते हैं या रेस्पिरेटर्स मिलते हैं जो बहुत महंगे नहीं हैं, आप हॉस्पिटल की एक्सपेंडिचर से कम वो चीज़ आप घर में लेके भी खरीद के रख सकते हैं। कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स वाले जो हैं वो आपको रेंट पे भी वो चीज़ें दे रहे होते हैं, तो पहले से थोड़ा सा प्रीपेयर्ड होके थोड़ा सा आवाम के लिए एक मशवरा है कि प्रीपेयर्ड आप घर पे वो चीज़ें रखें। एक तो आपने ऑक्सीजन की प्रोब रखनी है, दूसरा रेस्पिरेटर नहीं है आप नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, एक छोटा सा सिलेंडर या बड़ा सा सिलेंडर या ऑक्सीजन के मास्क हैं, या आपने जो कुछ चीज़ों की दवाएं हैं जैसे अस्थमा की जो दवाएं होती हैं वो चीज़ें आपने घर में रखनी है। दूसरा आपको कुछ हेल्दी डाइट्स लेनी है, हेल्दी डाइट्स, उसमें आपके विटामिन डी के लेवल्स you need to avoid the oily and this type of things। विटामिन डी के लेवल को बढ़ाएं, विटामिन ए के लेवल को बढ़ाएं, A को और सी को, ठीक है, और सी को और जिंक के लेवल को। 3 चीजें ऐसी हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ा रही होती है, वो चीजें बढ़ाएं।
दूसरा एक फरहान भाई का एक नुस्खा है जो उन्होंने यूएसए में जी, वो बहुत सारे अदरक वाली patient- चाय। अदरक वाली चाय और कलौंजी माशाल्लाह बहुत इफेक्टिव है और अल्लाह का सर इसको तो हम मैं चाह रही हूँ कि इसको पैकेट्स में बना के हम इसको कमर्शियल करना शुरू ईसा कर लैब के नाम से दें। होना ईसा चाहिए। लैब के लैब के नाम से बिल्कुल। तो और ये बहुत अच्छी चीजें हैं। स्टे हाइड्रेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीट वेव बहुत है, हीट एग्जॉशन घर में बहुत हो रही होंगी क्योंकि पंखा जब चल रहा होता है तब भी आपका पसीना गिर रहा होता है। तो स्टे हाइड्रेटेड विद Stay एक hydrated. अच्छा सा आप वो कंटेनर में जूस रोज बना के रखें जिसमें तुक मलंगा का सबसे ठीक ज्यादा है। इस्तेमाल करें। फिर आप स्टे कीप मूविंग। कोरोना में सबसे खास बात 3 चीजें आपको बता दूं। अगर आपको खुदा ना खास्ता ये सिम्टम हो गए, आपने मैंने कहा कि 2-3 चीजें तो आप घर पे लेके ठीक रखें। है। दूसरा, आपको अगर आप चल सकते हो तो बैठो नहीं, लेट सकते हो तो लेटो नहीं, और स्टे मूविंग। अगर आप मूव कर सकते हो मूव करो, अगर आप बैठ सकते हो तो बैठो, तो बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो थोड़ा सा चलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट What है। is the mechanism behind it? Because you know that when the patient is suffering from the respiratory distress and when वो ऑक्सीजन ऑलरेडी उसको नहीं पहुंच पा रही तो वो मोबिलाइज करेगा तो उसको तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो सर इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बताइएगा मेरे व्यूअर्स देखिए को। इसमें क्या होता है कि आप जब मूव करते हैं तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत फास्ट मूव कर रही होती है। आप खड़े होते हैं तो आपकी सर्कुलेशन ऊपर से नीचे तक आपकी, और जब आप वॉक करते हैं तो आपकी सर्कुलेशन पूरी बॉडी में घूम रही होती है। ठीक है। आपका हार्ट ज्यादा पंप करता है। जब हार्ट ज्यादा पंप करेगा वो लंग में भी ज्यादा पंप कराएगा। तो जब एक्सेस यूज ऑफ आपके ऑर्गन्स होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। फिर आप एक रोजाना सनशाइन जरूर लें विटामिन डी को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप एक्सरसाइज हैवी नहीं करें, लाइट कर लें, लाइट नहीं तो वॉक कर लें। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 6 सनराइज जो होते हैं डॉक्टर्स ठीक है के, सर, अगर वो किसी को important है। कोविड पॉजिटिव आ गया और उसको सिम्टम्स भी आ गए, डिस्निया हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, उसमें सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? लेकिन पहले तो आपको हॉस्पिटल जाना है। ठीक है। आपको तफ्तीश करवानी है कि आपको आया कि ये क्या बर्ड्स की वजह से आपको प्रॉब्लम हो। क्योंकि आपने एक बात बताई कि किसी को सीओपीडी है, किसी को अस्थमा है। आपको डिफरेंशिएट सिर्फ एक कंसल्टेंट या प्रॉपर एजुकेटेड डॉक्टर कर सकता है कि आपको आया कि कोविड है या फिर आपको दूसरे प्रॉब्लम्स है। तो पहले तो आपको उन चीज़ों को तफ्तीश करानी है और फिर आपको उस प्लान के हिसाब से टेस्ट करवाना है। टेस्ट करवाने के बाद देन यू डिसाइड योर सेल्फ कि आपको कहाँ आइसोलेट होना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप ये है कि आप जब घर पे हैं तो आप लोगों से दूर रहें। लोगों को आप अगर हल्की सी खांसी भी है तो यूज योर मास्क इन फ्रंट ऑफ एनीवन। आप बात भी कर रहे हो क्योंकि ये इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे थूक के लबाब से ज्यादा फैल रहा होता है। Yes, म्यूकस से आपका ज्यादा म्यूकस से प्लस साथ में आप जब करीब किसी के ड्रॉपलेट से कांटेक्ट में आते हैं तब आप किसी से ले सकते हैं और किसी को दे सकते हैं। किसी को दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। सर मुझे ये बताइएगा कि अक्सर ये बात अभी, और आई गेस सो अब सर ने भी मुझे इनिशियली बताया था कि WHO recommends that when you have IgG पॉजिटिव, यानी कि आपका प्रीवियस इन्फेक्शन पॉजिटिव है, इट मींस यू आर इम्यून राइट नाउ। प्रीवियसली जब हमने पहले गाइडलाइंस देखी थी तो वुहान में जब ये आउटब्रेक हुआ था, पैंडेमिक हुआ था, तो लोगों ने ये बात भी मतलब डॉक्टर्स ने ये बात भी कही थी कि कुछ लोगों को कोविड हुआ, नेगेटिव हुए, फिर पॉजिटिव हुए। अब अगर गाइडलाइंस को देखें तो अब ये देखते हैं कि अगर किसी को एक बार कोविड हो गया तो वो फिर दोबारा पॉजिटिव नहीं हो सकता, एंटीबॉडीज बन गए, एंटीजेंस बन गए। तो इसमें आप बताइएगा एज ए पैथोलॉजिस्ट क्या आप बताएंगे इसमें? देखिए, जब एक किसी को ये कोरोना की जैसे ये SARS-CoV-2 की इन्फेक्शन होती है, अगर हम इसकी स्पेसिफिक बात करते हैं तो अगर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं IgG, तो फिर ज़ाहिर है वो एक तरह से सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टेड है। लेकिन मैं आपको ये बताता चाहूँ ये 100% नहीं है। ओके, ये वायरस जो है ना म्यूटेट कर रहा है। म्यूटेशन। इसी तरह से मैं आपको बात बताऊं कि फ्लू जो वैक्सीन जो फ्लू का जरासीम है उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो फ्लू करता है, जो हर एक को होता रहता है, नज़ला जुकाम खांसी, वो भी म्यूटेट करता है। तो उसकी वजह से उसका वैक्सीन जबकि बना हुआ है उसका सालाना वैक्सीन लगवाना पड़ता है कि वो नई म्यूटेटेड फॉर्म्स आ जाती हैं। हाँ, ये जरूर है कि उतना सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन इन्फेक्शन फिर भी होगा हो और जाएगा। सालाना जो है उसकी लगानी पड़ती है। जो पाकिस्तान में ये जो वायरस आया इसकी तकरीबन 9 म्यूटेशंस तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ये है कि कम से कम इस साल शायद उनको ना लगे, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन तो होना जरूरी है। और हमें SOP करना जरूरी है कि जो भी अभी बाहर निकले, जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि मास्क पहन के निकले, पूरे का पूरा खानदान बाहर ना निकले, क्योंकि यार इकोनॉमिक पहिया भी चलना जरूरी है, रोजगार भी होना जरूरी है, हमारे
लोग जो हैं वो इतने अफोर्डिंग नहीं है, मुल्क भी अफोर्डिंग नहीं है, क्राइसिस ऑलरेडी था कोरोना से पहले। लेकिन अगर काम पे भी जाएं तो मास्क पहने, सैनिटाइजर्स और हाथ धोने को तरजीह दें, फैमिली को लेके पूरा घूमने फिरने नहीं निकलें, महफिलों पे नहीं जाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करें विद एसओपीज, विद एसओपीज के साथ। ठीक है, मतलब मींस के अगर लेट सपोज कोई भी सफर जिसने किया लॉन्ग टर्म कोविड की वजह से और वो डिस्ट्रेस में गया है बहुत अरसे तक, अगर उसको नीड रही ऑक्सीजन थेरेपी की, तो उसको फिर भी एहतियात करना बहुत जरूरी है। मैं एक और एक बात बताता चलूं कि देखें, अगर किसी को ने अपना कोविड कराया, वो घर पे अपने आप को आइसोलेट कर सकता है। तो अगर उसने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है और वो बुखार है, खांसी है, वो ने 2 पैरासीटामोल या पैनाडोल जो भी है वो ली, 2 दिन में ठीक हो गया तो ठीक है। लेकिन मैं ये ज़रूर राय दूंगा कि जैसे डॉक्टर इब्राहिम ने कहा कि अगर ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 97% पे आ गया या 96 पे आ गया तो फिर तो उसको 100% हॉस्पिटल चला जाना चाहिए। अगर उसके बाद ऑक्सीजन का मीटर नहीं है और उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, मैंडेटरी है कि वो घर पे अपना इलाज ना करे। सबसे पहले ओपिनियन ले ले, ओपिनियन ले ले, आपको ऑन बोर्ड ले लेना चाहिए किसी भी पल्मोनोलॉजिस्ट। फिर वो डॉक्टर कहते नहीं है आप घर पे रहें, नहीं कहता कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं तो फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, क्योंकि इसमें क्या है कि 92% सैचुरेशन के बाद से एकदम से गिरती है, यानी 98, 97, 96 ये शायद आराम से होती है, लेकिन 92 के बाद मैंने देखा है अभी जो हमारा, क्योंकि हम लोग फील्ड आइसोलेशन सेंटर में भी काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के साथ हम वैसे भी काम कर रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने फील्ड आइसोलेशन की बात की तो बताइएगा कि वहाँ पर लास्ट टाइम आपने मेरे साथ इस पर काफ़ी डिटेल पे प्रोग्राम किया था कि फील्ड आइसोलेशन में आप लोग उन पेशेंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं जो स्टेबल हैं, यानी कि जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है ऑक्सीजन की, तो क्या इसमें कोई चेंजेस आई हैं? थोड़ा सा मैं हाँ चेंजेस भी आई हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि वहाँ पे सारे जो एक्सपो सेंटर कराची में चल रहा है, ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स ऑफ द कंट्री है और बहुत ही ऑर्गेनाइज चल रहा है और बहुत ही प्रॉपर है। यानी वो मैं कहता हूँ कि वो तो मतलब उसका एग्जाम्पल दे के एक मॉडल है वो। पहली बात है कि वहाँ पे जो है किसी भी उम्र के लोग जा सकते हैं, उनके अंदर दूसरे कोमॉर्बिड्स भी होंगे वो भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्टेबल हो, जिनके अंदर दूसरे मसले हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, प्रेग्नेंट है ख़वातीन, बच्चे हैं, वो भी उस सेंटर पे जो है वो एंटरटेन किए जाते हैं अगर उनके पास घर पे जगह नहीं है, ज़ाहिर है वहाँ पे। और उनको जो है सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं और ईसा लैब भी उधर फील्ड आइसोलेशन सेंटर में फ्री सर्विसेज 24 घंटे दे रही है। और हाँ, लेकिन अगर उनका, जैसे मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे हाई ऑक्सीजन डिपेंडेंसी यूनिट भी बनाया हुआ है उन्होंने कि अगर 95% से कम यानी 96% है, 97 है, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो भी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन फिर एक लेवल से ज़्यादा मेरे जो है 95% से कम अगर होती है तो उनको वो हॉस्पिटल भेजते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि उसके बाद एकदम से वो ड्रॉप होती है, एकदम से ड्रॉप होती है, फिलहाल मौजूद नहीं है क्योंकि वो एक आइसोलेशन सेंटर है। तो सर सैचुरेशन ड्रॉप क्या हॉस्पिटल अलग डिफरेंस? हर पेशेंट को, लेट सपोज इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द लाइक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड ऑक्सीजन की नीड रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो जब आप मोबिलाइज करते पेशेंट को आइसोलेशन से हॉस्पिटल तक, तो सैचुरेशन प्रॉप को अटैच किया जाता है। पहले तो ये कि जो बाकी जो लोग हैं, पहले तो वहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं ना उनको ट्रियाज किया जाता है। ट्रियाज में क्या जाता है कि एक उनको जो जिनके अंदर कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है उनको अलग रखा जाता है, जिनके अंदर मॉर्बिड्स हैं उनको अलग रखा जाता है। जो कोमॉर्बिड्स हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, ऐसे नहीं है कि बगैर डॉक्टर के वो फैसिलिटीज चल रही हैं। तो और उसके बाद जो है जो इंडिपेंडेंसी यूनिट है, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी यूनिट, जो कि आईसीयू नहीं है, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी यूनिट है, उसमें सारे मॉनिटर्स लगे हुए हैं जो उनकी पल्स, हार्ट रेट, जो है उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, ईसीजी वो ले रहे होते हैं और मॉनिटर हो रहे होते हैं। और अगर वहाँ पे जब देखते हैं कि 95% ऑक्सीजन पे पहुँच गया है पेशेंट, तो फिर उसको हॉस्पिटल में पहले से उन्होंने बेड्स रिजर्व किए हुए, वहाँ पे उसको मूव किया जाता है क्योंकि उस वक्त वो उधर आइसोलेशन की कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन डिपेंडेंसी यूनिट जो है इसको और ज़्यादा स्पेशल कर दिया। ठीक है सर, आपकी जो है वो एक्सपर्टीज ही लंग्स की है, तो बताइएगा जो पेशेंट सीओपीडी है या फिर जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, तो उसमें आफ्टर 50 या फिर यंगस्टर की भी बात करें तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी होना जरूरी है?
देखें, अगर लंग की कैपेसिटी छोटी हो गई, अगर एक्सरे में आपके लंग की कैपेसिटी छोटी है और आपके जो रेस्पिरेटरी से जो आपकी जो रेस्पिरेटरी मीटर जो होता है, अगर उसके लेवल्स, आपके बॉल्स लेवल जो है वो 2 या 3 पे आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी सैचुरेशन 92-93 ही रहेगी। लेकिन साथ में अगर कोविड हो गया है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो 80s में चली जाएगी। सही है। तो यू नीड ऑक्सीजन। तो आपको जब ऑक्सीजन मिलेगी तो आपके ऑक्सीजन लेवल उसमें क्लियर होगा। लेकिन अभी मैंने कुछ एबीजीज ऐसी भी देखी हैं जो आर्टीरियल ब्लड गैसेस में कि इसमें CO2 लेवल अचानक जो है वो नीचे आ जाता है। वो तो इसलिए कि- टेकिपनिया होने की वजह से बिल्कुल, होता ठीक है। और उसमें आपको जो रेस्पिरेटरी जो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल्स हैं उसको ऊपर करने के लिए वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको रीब्रीदिंग बैग की जरूरत होती है। तो वो हम आजकल हॉस्पिटल्स में ये भी है कि बहुत सारे इक्विपमेंट इस तरह तैयार कर रहे हैं कि अगर छोटे मोटे मर्ज के साथ भी ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है तो हम इनको एंटरटेन रूम्स में भी कर सकते हैं रीब्रीदिंग बैग्स और के को थ्रू। घर पे भी इसी तरह ट्रीटमेंट दे देते हैं कि आपको ये रीब्रीदिंग बैग नहीं निकालना है या ऑक्सीजन आपको रखना है और आपके लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन को 90 से अबव रखना है। सर, इंक्यूबेशन पीरियड में कितना टाइम लगता है? लेट सपोज अगर पेशेंट कोई एक्सपोज हो गया कोविड से, अब कोविड तो उसका नेगेटिव आ गया, पर एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि कोविड से तो उसने बीट कर लिया, इंक्यूबेशन पीरियड भी खत्म हो गया, निकल गया, पर उसके लंग्स अभी भी बहुत डैमेज है, फाइब्रोसिस हो गए, तो इसमें क्या करना चाहिए? उसमें तो आपको इंटेंसिव केयर की नीड पड़ती है बहुत लंबे अरसे, या फिर आपको फिजियोथेरेपी, जो चेस्ट फिजियोथेरेपीज होती हैं उसकी बहुत ज़रूरत होती है, इम्यूनिटी बूस्टिंग की ज़रूरत होती है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन डी और जिंक और ये लेवल्स को बढ़ाना पड़ता है क्योंकि वो आपके लेवल्स को लेके चलते हैं। तो आप जब और एक्सरसाइजेज ऑफ लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स एक्सरसाइज, स्पायरोमेट्री हो गई, रीब्रीदिंग्स हो गई, चेस्ट फिजियोथेरेपीज बहुत चेस्ट फिजियोथेरेपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है ऑक्सीजन लेने की। तो जहां आपने ऑक्सीजन, अच्छा इसमें एक चीज छोटी सी बता दूं जो फरहान भाई ने कहा कि आइसोलेशन सेंटर्स में लोगों का मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लोग उधर जो है कैटेगरी ए में है, अगर जिसमें कुछ सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ कोरोना पॉजिटिव आया है और वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन अगर कोरोना पॉजिटिव है और दूसरा भी कोरोना पॉजिटिव है तो एक दूसरे को कोरोना नहीं लगा सकते। तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि यार कोरोना के पेशेंट है, वहां तो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन दूर करने की बात है कि आपके वो आराम से अपने आप को सिर्फ आइसोलेट सर, एक मुख्तसर सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को दे दीजिएगा। देखिए, मुख्तसर का मैसेज यही है कि फरहान भाई ने जिस तरह कहा कि जो प्लाज्मा जिनको कोरोना हो चुका है, हमारी इल्तिजा है, मेरी तरफ से और डॉक्टर फरहान की तरफ से एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है आवाम को, जिनको कोरोना हो गया है, उनसे रिकवर हो गए हैं, वो प्लाज्मा अपना जाके ब्लड डोनेट करें प्लाज्मा के लिए, क्योंकि वो प्लाज्मा से बहुत सारी जानें हम बचा सकते हैं। तो इससे रिक्वेस्ट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप वो सदका जारिया कर सकते हैं। लोग सदका ढूंढ रहे होते हैं कि सदका हम कैसे करें, तो इससे बेहतर और अच्छा सदका नहीं हो सकता हमारी बॉडी का। बिल्कुल सर, आप भी कोई एक शॉर्ट सा मैसेज दे दें हमारे। मैं सेकंड करूंगा डॉक्टर इब्राहिम को और साथ में ये कहूँगा कि जो भी बॉडी के अंदर आपके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे किडनी की है, चाहे हार्ट की है, चाहे ब्लड प्रेशर की है, डायबिटीज़ है, हेपेटाइटिस है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़ खुदारा जाके उसका इलाज करवा लें। यही वो लोग हैं जिनका ये चीज़ें इम्यूनिटी को डाउन करती हैं और यही वो लोग हैं जो खुदा न खास्ता कोरोना की वजह से सीरियस हो सकते हैं। तो प्लीज़, इवन गम्स में अगर इन्फेक्शन है, सूजे हुए हैं या अल्सर्स हैं मुंह के अंदर, पान गुटखा अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है जो कि नहीं खाना चाहिए, कैंसरस होता है, या बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ जाके अपना इलाज कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, उसके जो रिक्वायर्ड टेस्ट हैं वो करवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि फिर आप कोरोना से सीरियस और क्रिटिकल नहीं होंगे, इंशाल्लाह ताला गुजर जाएगा। ठीक है, अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।